Hello students, welcome to the Hub of Humanities by Manish sir. हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था फर्स्ट चैप्टर, उसको फिनिश इट ऑफ करने के बाद हम लोगों ने सेकंड चैप्टर एंड ऑफ बायोपोलैरिटी में हम लोगों ने उस टॉपिक को डिस्कस किया एंड आफ्टर दैट नाउ आई एम कमिंग टू द सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स पॉल साइंस का होने वाला है 22 को और मेरे पास कई स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करी कि सर प्लीज़ आप इस चैप्टर को पहले डिस्कस कीजिए बिकॉज कई बच्चों को इस चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम आ रही है. नाउ लेट्स डिस्कस द सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. व्हाट इज कंटेम्प्रेरी? अगर हम इस वर्ड को देख के चलें तो दो चीजें हमारी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती हैं. द फर्स्ट इज सिक्योरिटी. एंड सेकंड थिंग इज द वर्ड कंटेम्प्रेरी. देखो कंटेम्प्रेरी का सिंपल मीनिंग अगर हम देख करके चलें तो कंटेम्प्रेरी को हम लोग देख के मान के चलते हैं एक ऐसा पीरियड जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का पीरियड है या हमारी रिसेंट हिस्ट्री का पीरियड है. हम उस चीज़ को कंटेम्प्रेरी के साथ जोड़ के चलते हैं और ये रिसेंट हिस्ट्री है हमारी. इस रिसेंट हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुई है, हम इंसिडेंट्स को सीरियलाइज करना शुरू करते हैं और इसमें सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो जाता है. The countries which got their independence after Second World War, they are known as Third World countries. The countries which got their independence during the First and Second World War, like Russia, they were known as the Second World countries. And the countries who were independent before the First World War, वो countries को हम First World countries बोलते हैं. अब यहाँ पर सिक्योरिटी हमारा एक बहुत बड़ा कंसर्न क्या आता है, बिकॉज कंट्रीज के लिए सिक्योरिटी की डेफिनेशन बहुत अलग अलग तरीके से चेंज होती है. फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की सिक्योरिटीज, सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज की सिक्योरिटीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की सिक्योरिटीज. मेन सिक्योरिटी हर कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करके चलना. द प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्रीज बाउंड्रीज फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. ये जो बाउंड्रीज है हमारी, इनको प्रोटेक्ट करके चलना बहुत जरूरी है. द बाउंड्रीज लाइक योर बॉर्डर्स, जो बॉर्डर हमारे एरियाज हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस बॉर्डर स्टेट्स को या बॉर्डर एरियाज को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. ये हर कंट्री की फर्स्ट प्रायोरिटी है. लेकिन अगर हम बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की, तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के लिए सिक्योरिटी बहुत सिंपल मीनिंग है, ये उनके लिए थ्रेट नहीं है. बट कुछ सिक्योरिटी के ऐसे इश्यूज हैं जो सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए एकदम से बहुत बड़े इश्यूज बनने शुरू हो गए. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पेज नंबर 100 एनसीईआरटी. सिक्योरिटी इंप्लाइज अ फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट. सिक्योरिटी का मतलब क्या है, आपको किसी भी तरीके से थ्रेट से फ्रीडम हो. देखो अगर हम थ्रेट की बात करके चलते हैं तो थ्रेट का मतलब क्या होता है, एनीथिंग विच इज हार्मफुल और विच कैन बी डेंजरस टू अस. अगर हम इस चीज को देख के चले, एक पर्सन ऐसा तो नहीं है कि अपनी बाउंड्रीज पर जाके खड़ा होता है, बट वो पर्सन अगर अपनी स्टेट के अंदर इन बिटवीन द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, तो भी तो उसके लिए हार्मफुल है, उसके लिए थ्रेट है. और ऐसे क्या इश्यूज हो सकते हैं, उन इश्यूज को हम लोग डिस्कस करेंगे. सिक्योरिटी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, अगर हम स्टेट को ये मान के चलें कि हमारी बाउंड्रीज अगर कंप्लीटली सिक्योर्ड हैं तो वो आर सेफ. देखो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज पे अब कोई भी अटैक नहीं करेगा. ठीक, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज पे अटैक करने का मतलब आप समझ के चलो, नोबडी विल अटैक अमेरिका, नोबडी विल अटैक यूएसए. बट क्या यूएसए सेफ है? नहीं. यूएसए में 9/11 हुआ और यूएसए एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. यूएसए एक मल्टी एथनिक कल्चर कंट्री है जहां पर बहुत सारी कम्युनिटीज, बहुत सारे कल्चर, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के, बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी वो सेफ नहीं है. लेकिन फिर भी आप ये देख के चलो, वहां पर 9/11 के साथ साथ बहुत सारे ऐसे कल्चरल इश्यूज हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वहां पर भी था. अब जो यूएसए के अंदर ब्लैक्स को वोटिंग राइट नहीं था, ये भी एक तरह की उनके लिए सिक्योरिटी का इशू था कि वो लोग इस कंट्री में होते हुए भी अपने आप को फील नहीं कर सकते सेफ एंड सिक्योर. और फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट इश्यूज के ऊपर. कि सिक्योरिटी के मीनिंग्स, ट्रेडिशनल नोशन.
ट्रेडिशनल नोशन एक्सटर्नल। देखो ट्रेडिशनल अगर हम किसी चीज को मान के चले तो ट्रेडिशनल एक ऐसी सिक्योरिटी का इशू है जिसके अंदर हम सिक्योरिटी को सबसे कंटेम्प्रेरी तौर पे ये मान के चलते हैं कंटेम्प्रेरी कंट्रीज के अंदर कि कंट्रीज की बाउंड्रीज बहुत सेफ और सिक्योर्ड है और उनके ऊपर किसी तरीके का कोई भी मिलिट्री थ्रेट नहीं आ सकता, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज मिलिटरीली बहुत स्ट्रांग है। उन कंट्रीज के ऊपर जल्दी से कोई अटैक करने को तैयार नहीं है, बिकॉज उन पर अटैक करने का सिंपल मीनिंग क्या है कि वो आपके ऊपर उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करेंगी और वो रेसिप्रोकल जो इफेक्ट्स होगा वो बहुत जबरदस्त हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यूक्रेन एंड रशिया। रशिया और यूक्रेन दोनों सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज में है, बट रशिया की जो पावर है वो ऑलमोस्ट मैच करती है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज को। इनफैक्ट दे आर एज मच एज पावरफुल लाइक यूएसए। आप जब इस तरह के मिलिट्री थ्रेट्स को देखते हो तो इन कंट्रीज के ऊपर अटैक करने का सिंपल मीनिंग क्या है? सुसाइडल अटैक। ये अफगानिस्तान हो, चाहे वो सीरिया हो, या फिर आपका ईरान जैसी कंट्रीज हो, या फिर इराक हो, उन सब कंट्रीज ने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया है। और इराक और अफगानिस्तान ने तो इस इशू को एड्रेस भी किया और किस तरीके से उनके साथ क्या हुआ वो सब ने देखा। देखो थ्रेट किस तरीके से आपको हो सकता है, उस थ्रेट को आप किस तरीके से कवर करते हो। तो सबसे पहला थ्रेट है मिलिट्री थ्रेट। आप किसी भी थ्रेट को जब सबसे पहले अपनी कंट्री में सेफ एंड सिक्योर करना चाहते हो वो मिलिटरीली होता है। आप मिलिटरीली अपनी कंट्री को सिक्योर करते हो और ये मिलिट्री एक्शंस जो हैं दे एंडेंजर द कोर वैल्यूज ऑफ सॉवरेनिटी। व्हाट इज सॉवरेनिटी? बिकॉज आप सोचो सिक्योरिटी, अगर हम किसी भी कंट्री के अगर इंपॉर्टेंट इशू को देख के चलें तो उस कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सॉवरेनिटी। द कंट्री शुड बी सॉवरन, and sovereign means a country is free to form its own internal and external policies, and the government which इलेक्टेड इन देयर, और गवर्नमेंट किसी भी तरीके की हो, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो या वहां पर डेमोक्रेसी हो या मोनार्की हो, वो गवर्नमेंट वहां पर सुप्रीम होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पर भी इंडियन गवर्नमेंट सुप्रीम है। उसके बाद हम लोग इसको देख के चलते हैं ऑर्डिनरी लोग किस तरीके से इस इशू को एड्रेस करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज to surrender and prevent the other side from attacking by promising to raise the cost of war। अब हम लोग एक इस मैटर पे अगर देखें कि वॉर को आप एक एग्जॉर्बिटेंट प्राइस पर लेके चले जाओ। आप देखो बेटे, अगर कोई वाई, अगर हम मान के चले वॉर, वो वॉर एक एग्जॉर्बिटेंट प्राइस के ऊपर चली जाती है तो सरेंडर टू प्रिवेंट, इसमें क्या है? टू डिफेंड इटसेल्फ द वॉर एक्चुअली break out, so to deny the attacking country's objective and to turn back the defeat of attacking forces altogether। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर ऑनगोइंग चल रही है इस वक्त। दोनों के बीच में जो ऑनगोइंग वॉर है, यूक्रेन के लिए नेटो, यूक्रेन इज अ मेंबर ऑफ नेटो, और यूक्रेन और नेटो के मेंबर सिर्फ यही चीज चाहते हैं कि किसी तरीके से इस वॉर की एग्जॉर्बिटेंट कॉस्ट बढ़ा दी जाए जो रशिया को नुकसान होना शुरू हो जाए, क्योंकि रशिया अगर इकोनॉमिकली ट्रम्बल होगा तो ये प्रॉब्लम रशिया को बहुत बड़ी तौर पे नुकसान पहुंचाएगी। और ये चीज हुई थी 1979 से लेकर 1989 तक रशिया और अफगानिस्तान की वॉर के अंदर अमेरिका ने सेम यही टेक्टिक्स यूज करी थी और अफगानिस्तान को सपोर्ट किया और उन्हीं तालिबान को वेपन्स प्रोवाइड करे, और उसी तरीके से रशिया जो है, जो उस वक्त यूएसएसआर था, वो डिसइंटीग्रेट हो गया। और इसकी वजह से वॉर की कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि यूएसएसआर को अल्टीमेटली वॉर से स्टेप बैक करना पड़ा और उनकी डिसइंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा कॉज। अगर हम बात करें यूएसएसआर के इमीडिएट कॉजेस की डिसइंटीग्रेशन की, अफगानिस्तान वॉर वाज अ मेजर कॉज। तो दूसरा पॉइंट हमारा है टू सरेंडर टू प्रिवेंट द अदर साइड फ्रॉम अटैकिंग एंड प्रॉमिसिंग द रेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ वॉर। कॉस्ट ऑफ वॉर को बहुत एग्जॉर्बिटेंटली बढ़ा दिया जाए। तीसरा पॉइंट, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में तीसरा कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ पावर। देखो बैलेंस ऑफ पावर को आप इंडिया और पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में भी देख करके चल सकते हो और चाइना के कंटेक्स्ट में। आज की डेट में चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज भी वॉर को एक दूसरे के साथ अपने रिलेशंस के बीच में नहीं लाना चाहती, और ये प्रॉब्लम 1988 से परसिस्ट कर रही है। दोनों के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, बट 1988 से उन दोनों ने एक पॉलिसी साइन करी थी, नो बुलेट पॉलिसी। आज तक वहां पर कोई बुलेट नहीं चली है, और चाइना अच्छी तरह जानता है कि इंडिया इज अ न्यूक्लियर इक्विप्ड कंट्री, और यही प्रॉब्लम इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस में भी है। पाकिस्तान की जो टेररिस्ट अटैक्स हैं या जो भी हरकतें रही हैं या जो भी उन्होंने जिस तरीके से गड़बड़ मचाई है, उसके बावजूद
इंडिया पाकिस्तान के साथ वॉर में नहीं जाना चाहता, बिकॉज दोनों कंट्रीज के बीच में बैलेंस ऑफ पावर है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स दोनों के पास है, और यही प्रॉब्लम इंडिया और चाइना के बीच में भी है। इसको हम एक तरीके से बैलेंस ऑफ पावर मान के चलते हैं पॉइंट को, लेकिन हम इसको न्यूक्लियर डेटरेंस के तौर पे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो हमारा कोल्ड वॉर है। और इसमें किसी तरीके से भी फ्यूचर में थ्रेट नहीं रहता कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर वॉर करेंगी, क्योंकि दोनों कंट्रीज जो हैं या कोई भी कंट्रीज आपस में जो वॉर करना चाहती हैं, उनके बीच में एक प्रॉब्लम आने के चांसेस नहीं होते कि बैलेंस ऑफ पावर नहीं होगा। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट तौर पे देख के चले, ये बैलेंस ऑफ पावर क्या है, आप अपने बैलेंस ऑफ पावर को किस तरीके से मेंटेन करके चलते हो, ये मेजरली हम मान के चलते हैं मिलिटरीली। बट आज के कंटेक्स्ट में स्पेशली आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन खाली मिलिटरीली नहीं रहा, मिलिटरीली के साथ साथ ये इकोनॉमिकली भी हो चुका है और टेक्नोलॉजिकल पावर के तौर पे भी हो चुका है। आज अगर हमें चाइना के साथ वॉर लड़नी है तो वो बहुत क्लियर होगा कि वो वॉर किसी भी तौर पे मिलिटरीली नहीं होगी, वो वॉर इकोनॉमिकल वॉर होगी। और इकोनॉमिकल वॉर में हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, उसमें हमें अच्छी टेक्नोलॉजी को भी यूज करना पड़ेगा, और उसके अंदर एक मिलिटरीली हम लोग उनसे बेटर होने के ना भी एक पोजीशन में हो, लेकिन अगर हम इकोनॉमिकली उनके बराबर आ जाते हैं तो वॉर ऑटोमेटिकली प्रिवेंट हो जाती है, क्योंकि दोनों की इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे के ऊपर रहती है। और चाइना भी जानता है बहुत अच्छे तरीके से कि इंडिया जैसे कंट्रीज को आज वो इग्नोर नहीं कर सकते। दोनों का बिजनेस में अगर हम देखें बैलेंस ऑफ ट्रेड में, तो चाइना जो है ऑलमोस्ट 80% बैलेंस ऑफ ट्रेड में उनका कंट्रोल है, तो इसीलिए इकोनॉमिकली वो वॉर से अवॉइड करके चलेंगे। तीसरा पॉइंट, द थर्ड पॉइंट इज अलायंस बिल्डिंग। जैसे अमेरिका ने नेटो के ग्रुप्स बनाए थे, सीटो के ग्रुप्स बनाए थे, सेंटो के ग्रुप्स बनाए थे, रशिया ने भी ऐसे ग्रुप्स बनाए थे, वर्सा पैक्ट बनाया था। अलायंस बिल्डिंग एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। अगर अलायंस बिल्डिंग होती है इन कंट्रीज के बीच में, तो उसमें कंट्रीज एक दूसरे के साथ मदद करके थर्ड कंट्री को नुकसान पहुंचा सकती है। यही चीज हमने देखी थी अफगानिस्तान वॉर में। अफगानिस्तान जैसी कंट्री किसी भी हालत में यूएसएसआर को नहीं हरा सकती थी, और सोचो 1971 में इंडिया ने भी यही अलायंस करी थी, किसके साथ, यूएसएसआर के साथ, इन द वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान ने अलायंस कर रखी थी, पाकिस्तान वाज अ मेंबर ऑफ सेंटो विद यूएसए, तो यूएसए को उनकी हेल्प के लिए आना ही था। बट इंडिया ने अपने आप को किस तरीके से डिफेंड किया, एक वॉर अलायंस करके। नेक्स्ट थिंग इज द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी। सबसे बड़ा थ्रेट है आज की कंट्रीज के लिए, बिकॉज इस तरीके से कंट्रीज अपने आप को इंटरनेशनल अरीना में एक सेंट्रल अथॉरिटी से कंट्रोल कर सकती हैं। और वो सेंट्रल अथॉरिटी क्या है, उनकी खुद की गवर्नमेंट। देखो सबसे बड़ी चीजें मान के चलो, वर्ल्ड में यूएन एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं कि यूएन एग्जिस्ट नहीं करता या यूएन एक पावरफुल चीज नहीं है। यूएनओ सब कुछ होने के बावजूद भी डिसीजंस नहीं ले सकता। आप देखो, वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। आप पेज नंबर अगर 100 के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक सोल्जर दिखाई देगा हु इज राइडिंग ऑन द वाइट बर्ड और अ पिजन और जिसे भी हम कह सकते हैं स्पैरो, इट्स अ साइन ऑफ पीस। यू कैन नॉट एंश्योर पीस विद द हेल्प ऑफ वॉर। डेमोक्रेसी और पीस कभी भी वॉर की मदद से नहीं आते, लेकिन कंट्रीज अपने आप को किस तरीके से लाना चाहती हैं, सिक्योर करना चाहती हैं, इसके अंदर बहुत सारे कॉजेज होते हैं। जैसे आपने एक पेज नंबर 101 के ऊपर एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, इकोनॉमी ऑफ वॉर। इकोनॉमी ऑफ वॉर जो है, इसके अंदर आपको डॉलर्स बनाए गए हैं, ये डॉलर की फॉर्म में पिक्चर दिखाई गई है। व्हाट इज दैट? ये डॉलर का मतलब क्या है कि एक तरीके से इकोनॉमी ऑफ वॉर को बढ़ा दिया जाए, वॉर के कॉस्ट को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाए। अलायंस बिल्डिंग में आपके पास बहुत सारे और भी तरीके हैं, जिसमें हमने अमेरिका को मेनली देखा, और अमेरिका के अलावा और बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे इसराइल के अगेंस्ट आप देखो कई तरह की अलायंसेस बनी। इराक सपोर्ट में आ गया उनके, सॉरी ईरान उनके सपोर्ट में आ गया, हमस के सपोर्ट में, पैलेस्टीन के सपोर्ट में। इस तरीके की अलायंसेस जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं वर्ल्ड में, जब आप किसी बड़ी वॉर के लिए तैयार हो रहे हो या किसी बड़ी वॉर को आगे ले जाना चाहते हो। नेक्स्ट थिंग इज ट्रेडिशनल नोशंस इंटरनल। अगेन मैं आपको फिर कहूंगा, अगर आप किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स में, पॉलिटिकल साइंस में, ज्योग्राफी में, सोशियोलॉजी में, हिस्ट्री में या साइकोलॉजी में फेस कर रहे हैं, तो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन अस ऑन हब ऑफ ह्यूमैनिटीज। हमारा चैनल है, हमारी ब्रांचेस भी हैं दिल्ली में, पीतमपुरा में, शक्ति नगर में, जो नॉर्थ कैंपस के पास है। एंड यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑफलाइन एंड ऑफलाइन बोथ
ऑनलाइन भी आप आ सकते हैं, वर्चुअली क्वेश्चंस आप हमें पुट कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर 9811373532। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेडिशनल नोशंस इंटरनल 103। अभी हमने जो पढ़ा दैट इज ट्रेडिशनल नोशंस एक्सटर्नल। अब हम ट्रेडिशनल नोशंस पे जब जाते हैं तो ये इंटरनल जो हमारे मेन इश्यूज हैं वो क्या है। इंटरनल इश्यूज की सबसे बड़ी कंसर्न हर कंट्री के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज दैट? और ये कंसर्न है द मोस्ट पावरफुल ऑन कंट्रीज ऑन द अर्थ द इंटरनल सिक्योरिटी आर मोर और लेस एश्योर्ड, स्पेशली फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। मोस्ट पावरफुल कंट्रीज कौन सी हैं? फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। दिस इज नॉट अ सिनोनिम, बट आप इसको एक दूसरे के साथ जोड़ के चलते हो। ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज मोस्टली सिक्योर्ड है। व्हाई दे आर सिक्योर्ड? बिकॉज इनके ऊपर किसी तरह की ऐसी कोई भी अटैक जैसी सिचुएशन नहीं आ सकती। 1945 में यूएसए एंड द सोवियत यूनियन अपीयर टू यूनाइटेड एंड कुड एक्सपेक्ट द पीस विद इन देयर बॉर्डर्स। उनको ये अच्छी तरह से मालूम था कोई भी हमारे ऊपर वॉर डिक्लेयर नहीं करेगा, यूएसए को भी और यूएसएसआर को क्वाई, बिकॉज यूएसए 1945 में ही एक एटॉमिक पावर बन चुका था और यूएसएसआर 1949 में बन गया। उसके बाद 3 और कंट्रीज थी, फ्रांस, इंग्लैंड, यूके और आपकी तीसरी कंट्री चाइना, जिन्होंने 1967 से पहले ही इस चीज को हासिल कर लिया और किसी तरीके से वो न्यूक्लियर पावर इक्विप्ड हो गए। न्यूक्लियर पावर इक्विप्ड होने के बाद इन कंट्रीज के लिए एक्सटर्नल थ्रेट्स बहुत कम रह जाते हैं। तो मेजर इश्यूज क्या है इन कंट्रीज के लिए? दैट इज इंटरनल इश्यूज। अब सोचो इंटरनल इश्यूज किन के लिए प्रॉब्लम है? इंटरनल इश्यूज जो है वो प्रॉब्लम्स हम देखनी शुरू करते हैं स्पेशली दोज कंट्रीज जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपने एग्जिस्टेंस में आई और यूएसए और सोवियत जैसी कंट्रीज ने उनके साथ अलायंस करनी शुरू करी। एंड इफ दीज कंट्रीज didn't become the part of that alliance, तो they continue to worry about the violence in their own colonies। आज की डेट में ये प्रॉब्लम थोड़ी सी परसिस्ट नहीं कर रही है बिकॉज इंपीरियलिज्म खत्म हो चुका है। बट आप सोचो यूएनओ जब बना था, यूएनओ का मेन पर्पस क्या था बनने का? टू अबॉलिश इंपीरियलिज्म, टू मेंटेन द पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर इन द वर्ल्ड। बट ये सब इतना इजी नहीं है जितना इजी दिखता है, बिकॉज इस इशू के साथ इन्होंने इंपीरियलिज्म को बैन कर दिया, अबॉलिश कर दिया, बट इंपीरियलिज्म दूसरी फॉर्म में भी वहां पर परसिस्ट करता रहा। इंपीरियलिज्म का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री ओवर द अनदर बाय पॉलिटिकल मींस टू गेन इकोनॉमिकली। आप एक कंट्री के ऊपर अपना रूल करते हो, उसको पॉलिटिकली अपने नीचे लेकर के और फिर उसको इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करते हो। ये इशू 1945 में यूएनओ बनने के बाद अबॉलिश कर दिया गया, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया गया। बट it is now persist in the form of neo imperialism। this is not new, this is new। एक नए तरीके का इंपीरियलिज्म आया और इसमें देखा स्पेशली कंट्रीज हमने देखी वियतनाम वॉर में। वियतनाम 1953 में they got their independence from France, but 1954 में अमेरिका ने उनको अपने कंट्रोल में ले लिया। क्यों लिया अपने कंट्रोल में? बिकॉज दे वर ऑफ द फियर दैट कि वो सीटों का मेंबर नहीं बना तो हो सकता है वो यूएसएसआर के साथ अलायंस में चला जाएगा। और ऐसी कई तरह की प्रॉब्लम्स अफ्रीकन कंट्रीज में भी दिखाई दी। हालांकि इंडिया ने इस इशू को एड्रेस करने के लिए एक थर्ड वर्ल्ड ग्रुप बनाया था, वो एफ्रो एशियन कंट्रीज का, और उस ग्रुप का नाम था नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। हालांकि वो इस चैप्टर का कंसर्न नहीं है, लेकिन नैम ने बहुत हद तक इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की मदद करी। और इसमें कॉलोनीज जो है 1940 ऑनवर्ड्स जो कंट्रीज इंडिपेंडेंट होनी शुरू हुई वो ज्यादातर कोल्ड वॉर अलायंसेस में उन या यूएसए के साथ जा रही थी या यूएसएसआर के साथ। और अगेन द यूएसए और सोवियत यूनियन जो है वो अपने पार्टनर्स को प्रोटेक्ट करते थे, बट दीज वर द वॉर्स जहां पर सबसे ज्यादा एक्टिव रही है वॉर्स। आप देखो 1945 ऑनवर्ड्स कोई भी बड़ी वॉर ना तो अमेरिका में लड़ी गई, ना ही फ्रांस में लड़ी गई, ना इंग्लैंड में लड़ी गई, ना सोवियत में लड़ी गई। इन सभी कंट्रीज में जो सेकंड वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी यहाँ पे ही ज्यादातर वॉर, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। बट इन वॉर्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट किसका रहा? उन्हीं सुपर पावर्स का जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज थी या वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज थी। इंडिपेंडेंस की लड़ाई चलती रही, जैसे कि वियतनाम है, वियतनाम के लिए जितना मुश्किल था फ्रांस से अपनी इंडिपेंडेंस हासिल करना, एक्वायर करना, उतना ही मुश्किल काम था 1954 से लेके 1975 तक के लीडर हो ची मिन, जिसने एक ट्रेल चलाई थी इनके अगेंस्ट, मुहिम चलाई थी यूएसए के अगेंस्ट कि हम यूएसएसआर के साथ जाना चाहते हैं
एंड वी वांट टू बिकम अ कम्युनिस्ट कंट्री। हमें आपकी तरह की पॉलिसीज नहीं चाहिए जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करती है। आप देखो पेज नंबर 104 के ऊपर है थर्ड वर्ल्ड आर्म्स। ये क्वेश्चन पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकते हैं, व्हाट इज थर्ड वर्ल्ड आर्म्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 1989 79 से 89 के बीच में अमेरिका ने बहुत सारे वेपन सप्लाई किए थे किसको, अफगानिस्तान को। और ये वेपन्स जो उनको दिए गए थे, ये वेपन्स लड़ने के लिए दिए गए थे यूएसएसआर के साथ। जब ये वेपन्स को यूज किया गया तो बहुत सारे वेपन्स बच भी गए थे। और आप सोचो ये वही चीज है कि आप एक तरीके से सांप पाल रहे हो, ठीक है। अगर आप एक स्नेक को अपने पास रखते हो तो वो स्नेक कहीं ना कभी आपको डसेगा, वो आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। और यही काम किया गया सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने ये वेपन्स अमेरिका के अगेंस्ट मुल्ला उमर ने और उसामा बिन लादेन ने यूज किए थे जब अफगानिस्तान के ऊपर यूएसए ने अटैक किया था। हम इस तरह की इंटरनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स को बहुत ज्यादा एक्टिव होता हुआ देखते हैं, स्पेशली इन दीज एशियन अफ्रीकन कंट्रीज, क्योंकि इनके चैलेंजेस उन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज से बहुत डिफरेंट थे। वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जो बहुत डेवलप्ड थी और उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे, और ये सब रिसोर्सेज उनके होने के बावजूद उन्होंने वॉर्स अपने जोन ऑफ स्फीयर में नहीं लड़ी, बल्कि स्फीयर ऑफ जोन दूसरी कंट्रीज की, स्पेशली दूसरी कंट्रीज कौन सी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। और वहां पर ये वेपन्स भी सप्लाई किए और इस तरह से वॉर को एक्टिव बनाए रखा अलायंसेस के नाम पर, किसी कहीं पर सीटों में, कहीं नेटो में। आप देखो नेटो में आज भी वॉर चल रही है, अमेरिका इज नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व, बट यूक्रेन को पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है। और नुकसान किसका हो रहा है, यूक्रेन का नुकसान हो रहा है, अमेरिका को तो नुकसान नहीं हो रहा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में ट्रेडिशनल सिक्योरिटीज में कोऑपरेशन को पढ़ेंगे। और आप लोग इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। और अपनी किसी तरह की कोई भी इश्यूज प्रॉब्लम्स हो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन हब ऑफ ह्यूमैनिटीज बाय मनीष सर। 9811373532 is my number. You can call me or you can give any kind of reference towards the online and offline classes also. Thanks a lot.